तो दोस्तों आज से शुरू हो रहा है एंशियंट हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज यूपी एस सी पी टी स्पेशल 2024 को देखते हुए आज है टेस्ट फर्स्ट। इसमें हम एन सी आर टी बेस्ड ओल्ड एन सी आर टी बेस्ड क्वेश्चन को चैप्टर वाइज करेंगे। अब आप कहेंगे इतना पहले शुरू करने से क्या फ़ायदा, तो उसका फ़ायदा हम आपको आगे बताते हैं। तो यूपीएससी चेयरमैन से पूछा गया 2023 का एग्ज़ाम देने के बाद कि आपका रिएक्शन क्या है कि ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो यूपीएससी के चेयरमैन हैं डॉक्टर मनोज सोनी। उनका जवाब था, मैं हूँ डॉन, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। सी सेट में कैट लेवल के क्वेश्चन पूछूंगा और जीएस में भी मैं डिस्कवरी से क्वेश्चन पूछूंगा। तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं तो ऐसे ही रहूँगा। ये तो बात हो गई यूपीएससी 2023 की प्रीलिम्स की। अब बात करें इतना पहले क्यों चालू कर रहे हैं। तो यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी बड़ा है। अब इसको देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि जब 3 महीने रह जाएंगे तो एक ही बार में इसको समेट लूँगा, जैसे ये भाई साहब हैं, ये पहली बार जिम आए और इन्होंने कहा मुझे 3 महीने में अपना वज़न जो है कम करके 30 किलो करना है 70 किलो से। तो इन्होंने आते ही पहले स्टार्टिंग से हैवी वेट लिफ्टिंग चालू की तो इनका थोबड़ा टूट गया और इसके बाद बोला अरे भाई मेरा शोल्डर गया और मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो। तो इसलिए मैंने इसको शुरू किया है। कहने का मतलब ये है कि ये वार्म अप सीरीज है। आप जो पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके अभी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, टेस्ट करते रहेंगे, लास्ट में जाकर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको शुरू किया है। आज से चैप्टर फर्स्ट यानी अध्याय फर्स्ट शुरू हो रहा है, प्राचीन इतिहास का महत्व। इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये वार्म अप सीरीज है। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री, ओल्ड एंशियंट हिस्ट्री ये है। ठीक है, इसी से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बात करें प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्व में पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखिएगा, ये नए पैटर्न पर जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी हिसाब से ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। तो इसमें बताइए, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, प्राचीन काल में प्राकृतिक भाषा देश भर की संपर्क भाषा यानी लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी। बी दिया गया है इसमें ऑप्शन में, प्राचीन काल के 2 महाकाव्य रामायण महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई थी। सी दिया गया, सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृतिक भाषा यानी प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी भाषा में लिखे गए थे। डी दिया गया है, हमारे देश का नाम इंडिया अरबी और फारसी भाषाओं के में हिंद नाम से विदित हुआ है। तो आपको बताना है इस चारों कथन में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन सा कथन असत्य है। इसमें जो सम्राट अशोक के शिलालेख की बात की गई है वो केवल जो है प्राकृत भाषा और ब्राह्मण भाषा में नहीं लिखा गया है, बल्कि इसके साथ साथ आप देखेंगे खरोष्टी और अरमाइक लिपि में आपको मिलेगा अफगानिस्तान में। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी जो है वो गलत है। अब चलिए इससे एक्सप्लेनेशन बताएं। तो व्याख्या में देखें, सम्राट अशोक के शिलालेख प्राकृतिक भाषा के अलावा खरोष्टी अरमाइक लिपियों में लिखे गए हैं। पश्चिमोत्तर और अफगानिस्तान में इनकी भाषा और लिपि अरमाइक यूनानी दोनों में है। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन सी जो होगा इसका सही होगा। इसके अलावा अगर बात करें 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक के प्रमुख शिलालेख के स्थान दिए गए थे और वह स्थान जिस स्थान राज्य में है उसका मिलान करना था। इसमें पूछा था उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो 2022 से ही ने यूपीएससी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था कि क्वेश्चन का लेवल चेंज करना चालू कर दिया था, यानी पूछने का जो ऑप्शन होता है वो तरीका चेंज कर दिया था। तो इसमें पहले में दिया था केवल 1 युग्म सुमेलित है, केवल 2, केवल 3 युग्म, केवल सभी 4। तो इसमें आंसर जो सही होगा अगर बात करें तो इसमें देखिए धौली जो है वो उड़ीसा से संबंधित है, एक तो सही है। एरगुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से सम्मिलित है, ये बात भी सही है। लेकिन अगर देखेंगे यहाँ पर देखिए जागौर लिखा है, ये कहाँ संबंधित है, ये उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है 3 सम्मिलित नहीं। कलसी की बात करेंगे तो कलसी देखेंगे, कलसी यहाँ पर है, ये कहाँ है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के देहरादून में है।
तो इस प्रकार इसमें केवल केवल 2 युग्म सम्मिलित थे। तो 2022 से इसने थोड़ा बहुत अपना पैटर्न चेंज किया था, 2023 में कम्प्लीटली चेंज कर दिया। यहाँ पर और सारे जो रॉक एडिक्ट्स हैं, जो है मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, उसको आपको ध्यान रखना है अशोका के, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन बनने। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन 2 में पूछा है, इसमें पूछा है चक्रवर्ती राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, वैसे राजा जिसके राज्य का प्रसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर सिंधु पार तक होता था। ऑप्शन 2 दिया गया है, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त दोनों चक्रवर्ती राजा थे। तो उपर्युक्त कथन में से कितने कथन सही हैं? इसमें देखिए 3 ही ऑप्शन बन सकता था, चौथा कोई बन नहीं सकता था अकॉर्डिंग टू नए सिलेबस या फिर नए तरीके से जो पूछा जा रहा है युग्म के अकॉर्डिंग। तो इसमें केवल 1 युग्म सम्मिलित है, केवल 2 युग्म है, या सी इनमें से कोई युग्म सम्मिलित नहीं है, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है इसलिए 3 ही ऑप्शन बन सकता था। तो आप देखेंगे तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही है, यानी दोनों युग्म जो है सम्मिलित है। चलिए आपको एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं। तो इसकी व्याख्या देखेंगे तो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहा जाता था, इसलिए पहला युग्म सही है। और दूसरा युग्म भी इसलिए सही है क्योंकि सम्राट अशोक ने अपना साम्राज्य विस्तार सुदूर दक्षिण छोड़कर सारे देश तक फैलाया। समुद्रगुप्त विजय का पताका गंगा घाटी के तमिल देशों तक के छोर तक पहुंची। इस प्रकार दोनों चक्रवर्ती राजा कहलाए। ठीक है, ये मौर्य डायनेस्टी का साम्राज्य विस्तार है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे केवल 2 युग्म जो है सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन जो है बी। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, आर्यों के संस्कृत उपादान के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, आर्य संस्कृत उपादान द्रविड़ और तमिल संस्कृत से आए हैं। ऑप्शन 2, प्राक आर्य जाति उपादान वैदिक और संस्कृत मूल संस्कृत के अंग है। उपयुक्त कथन में से कितने कथन सही हैं? तो अगर इसमें देखेंगे तो इसमें जो है दोनों कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन सी जो होगा, यानी कोई भी युग्म सुमेलित नहीं है। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए आर्य जो संस्कृत उपादान है वो जो है वैदिक और संस्कृत मूल संस्कृत के अंग है, जबकि प्राक आर्य जाति उपादान जो है वो द्रविड़, दक्षिण द्रविड़ और तमिल संस्कृत से आए हैं। इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा आर्य संस्कृत उपादान उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूल संस्कृत से आए हैं। प्राक आर्य जाति उपादान दक्षिण के द्रविड़ और तमिल संस्कृत के अंग है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालक्रम क्या है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी। तो इसमें बताना है कौन सा सही क्रोनोलॉजी है। तो देखेंगे इसमें जो सही क्रोनोलॉजी है, सबसे पहले आर्य आए, उसके बाद यूनानी, फिर शक, हूण और उसके बाद तुर्क। ठीक है, यहाँ पर देखिए बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में इसमें ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, तुर्क, हूण, शक, यूनानी, आर्य, तो ये क्रम जो होगा वो सही होगा, ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए व्याख्या दी गई, प्राचीन भारत में अनेक मानव प्रजातियों का संगम रहा। इसमें आर्य, यूनानी, शक, हूण, तुर्क आदि अनेक प्रजातियाँ शामिल थी। ये सभी समुदाय और इनके सारे संस्कृत वैशिष्ट आपस में इस तरह से मिल गए थे कि आज हम इनमें से किसी को भी मूल रूप से साफ साफ पहचान नहीं सकते। ठीक है, तो इस प्रकार जो है चैप्टर 1 से 4 ही क्वेश्चन बन रहे थे और एक 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस कर लिया हमने। इसके अलावा हमारी यूपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज भी चल रही है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन आईएएस पर मिलेगी। ऐसे ही लेक्चर और क्लासेस के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2 के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।